हेलो गाइस, ये है हमारे सौर मंडल का बापू सन जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करता है। क्योंकि ये साइज में बहुत बड़ा है, इसका डायामीटर ही तकरीबन 1.4 मिलियन किलोमीटर जितना है। ये इतना विशाल है कि ये सौर मंडल के तकरीबन 99.86% मास को खुद के अंदर ही लिए बैठा है और यही वजह है कि ये पूरे सौर मंडल को कंट्रोल करता है। मगर वहीं ये है ब्लैक होल जिस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। ये कब, कहां और किसकी बैंड बजा दे कोई नहीं जानता। इसके इसी अंदाज को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया, क्यों न इनसे हमारे सौर मंडल के बापू यानी सन से टक्कर करवा दी जाए तो कैसा रहेगा। मेरा ब्लैक होल से मतलब ये नहीं है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल से सन की टक्कर करवा दी जाए। भाई वो कहीं का नहीं छोड़ेगा, पलक झपकते ही सब कुछ तहस नहस कर देगा। मेरे कहने का मतलब है काफी छोटा, लाइक हमारे सन से भी छोटा। तो फिर क्या ये टक्कर मजेदार होगी या फिर भयानक? क्या आपके पास चुपचाप बैठकर पूरे सौर मंडल की बर्बादी देखने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में कोई ब्लैक होल हमारे सन से टकरा भी सकता है? क्योंकि अभी तक के सोलर सिस्टम के इतिहास में कोई भी ब्लैक होल इसके आसपास भी नहीं भटका है। पर क्या भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं लेकर आया हूँ आज का ये हमारा एपिसोड, जिसका टाइटल है क्या हो अगर स्टेलर ब्लैक होल हमारे सन से टकरा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो ब्लैक होल काफी डरावने होते हैं, पर ये किसी ऑब्जेक्ट से ज्यादा अलग नहीं होते जिसमें भार होता है। ये तब बनते हैं जब काफी बड़े सितारे, तकरीबन 5 से 10 सोलर मासेस जितने स्टार अपने आखिरी चरम पर होते हैं, तो उनमें एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है। तब जाकर एक छोटे ब्लैक होल बनते हैं। सबसे आम ब्लैक होल यानी स्टेलर ब्लैक होल तकरीबन 16 किलोमीटर के डायामीटर के होते हैं, पर उनके पास एक बड़े तारे जितना मास होता है जो हमारे सन से कम 10 गुना विशाल होते हैं। इतने छोटे से साइज में इतना ज्यादा मास होने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि जिस तारे से ब्लैक होल बनता है उस तारे का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक बेहद ही छोटे पॉइंट में आ जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है, जो ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, जिससे ये छोटे होते हुए भी काफी ज्यादा डेंस हो जाते हैं। रिसर्चर्स की माने तो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तकरीबन 40 बिलियन यानी 40 क्विंटिलियन ब्लैक होल हो सकते हैं। यानी अगर 40 के आगे 18 जीरो लगा दें तो इतने ब्लैक होल हो सकते हैं, जिसमें से कुछ तो गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद होते हैं, पर इनमें से ज्यादातर ऐसे ही गैलेक्सीज में इधर उधर एक फिक्स्ड पोजीशन में बैठकर गैलेक्सीज के सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। पर इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो किसी भी इवेंट्स के होने से अपने पथ से भटक जाते हैं, फिर जो भी उनके रास्ते में आते जाता है उसको तबाह करते रहते हैं। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में ही रिसर्चर्स ने 12 ऐसे ब्लैक होल खोजे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एक खबर सुनी होगी कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और एंड्रोमेडा गैलेक्सी का आपस में टकराव शुरू हो चुका है। हालांकि इनके पूरी तरह से मर्ज होने में अरबों साल का समय लग जाएगा, पर इनका टकराव जो शुरू हुआ है, इस इवेंट से हो सकता है कई और ब्लैक होल अपने रास्ते से भटक जाएं और सीधा हमारे सन की ही तरफ बढ़ने लगे। ये भी एक सोचने वाली बात है, क्योंकि ऐसा संभव हो सकता है। अब अगर ऐसा हुआ तो सोचो फिर क्या होगा। अगर एक घूमता हुआ ब्लैक होल हमारे सन यानी सोलर सिस्टम की तरफ आ रहा होगा, तो ये सबसे पहले सौर मंडल के आखिरी रीजन, जो हमारी धरती से तकरीबन 2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद बर्फीले ऑब्जेक्ट का एक घेरा है, सबसे पहले तो इसे तहस नहस करेगा। जो इसके ग्रेविटेशनल पकड़ के दायरे में होंगे उन्हें तो अपने अंदर खींच लेगा, लेकिन जो नहीं होंगे वो इधर उधर छिटक जाएंगे, मतलब अपनी ऑर्बिट से भटक जाएंगे। पर इस नजारे को ना ही हम खुली आंखों से देख सकते हैं और ना ही किसी टेलीस्कोप से, क्योंकि ये साइज में छोटा होने के साथ साथ काफी ज्यादा डार्क होगा और काफी ज्यादा दूर भी। और हाँ, इसे आप तब तक नहीं देख सकते जब तक कि ये गैस और बर्फ के गोलों से बने नेपच्यून और यूरेनस के करीब नहीं आ जाता। आप देख सकते हैं कि कैसे इन प्लैनेट्स की गैसेज
इनसे अलग होकर ब्लैक होल की पावरफुल ग्रेविटी की वजह से उसकी तरफ खींची चली जाएंगी। और जैसा कि आप ब्लैक होल के बारे में जानते हैं, वो जिस चीज को भी निगलता है तो उनके ज्यादातर हिस्से को अपने चारों ओर घुमाने लगता है, जिन्हें हम अक्रीशन डिस्क के रूप में जानते हैं। और ये अक्रीशन डिस्क ही है जिससे ब्लैक होल को अंतरिक्ष में देखा जा सकता है। अगर ये अक्रीशन डिस्क ना होती तो शायद ब्लैक होल को कभी देखा नहीं जा सकता। ठीक इसी तरह जब हमारे सौर मंडल में घुस आया ब्लैक होल जब गैसीय प्लैनेट्स को चूसना शुरू करेगा, हम अपनी खुली आंखों से इन सभी गैस के गोलों को हमारे रात के आसमान से गायब होते देखेंगे। जैसे जैसे ये बर्बादी के रास्ते में आगे बढ़ेगा, ये हमारे सौर मंडल के सभी पथरीले ग्रहों को भी अपने अंदर समा लेगा। आप इन्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होकर खत्म होते देखेंगे। बस सिर्फ हमारी धरती बची रह जाएगी। पर आप जो सोच रहे हैं वो धरती नहीं, मतलब असल वाली नहीं, बल्कि भूतों का संसार, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं बस ये नहीं चाहता था कि आप सोलर सिस्टम की तबाही का ये शो देखने से चूक जाएं, क्योंकि अभी असली लड़ाई तो बाकी है, क्योंकि अब ब्लैक होल का सामना होगा हमारे सन से। कुछ लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ब्लैक होल के सामने सन की क्या औकात, ये तो इसे एक झटके में खत्म कर सकता है। पर आपको बताए दूं कि आप थोड़ा सा गलत हैं, क्योंकि हमारा सूरज भी कम नहीं है, ये थोड़ी बहुत टक्कर तो देगा। पर अगर सच बताऊं तो ज्यादा देर तक ब्लैक होल का सामना करने की औकात है नहीं इसकी। हालांकि बस फर्क सिर्फ इतना है, ये एक झटके में खत्म होने के बजाय धीरे धीरे खत्म होगा। हमारा सन ब्लैक होल से टकराने तो जाएगा, पर ब्लैक होल का मजबूत ग्रेविटेशनल पुल सूरज के ग्रेविटेशनल पुल को पछाड़ते हुए उसके मैटर को खींचने लगेगा, ठीक ऐसे जैसे किसी ऊन के गोले से खींचता हुआ एक धागा। सूरज के अंदर मौजूद गैस भारी मात्रा में उससे अलग होती जाएंगे और ब्लैक होल के आसपास पड़ोसी प्लैनेट्स की गैस और धूल से बनी अक्रीशन डिस्क में शामिल हो जाएंगे। सूरज की ये तबाही तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा ये तारा पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। पर अगर ये मान लो, अगर ये ब्लैक होल रहम खाकर सभी ग्रहों को छोड़ते हुए, मतलब उन्हें न खाते हुए सीधा सन से आकर टकराता है, क्या तब भी हमारे बचने के कुछ चांसेस होंगे? तो मैं आपको बताए दूं कि जब ब्लैक होल के द्वारा सूरज के मैटर को खाया जा रहा होगा, तब तेज धमाकों के साथ अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेस की जानलेवा मात्रा में रेडिएशन निकल रही होंगी। ये रेडिएशन सीधा हमारी तरफ ही आ रही होंगी, यानी यहाँ पर भी सिर्फ भूतों का ही संसार बचेगा। यानी यहाँ पर भी हमारे बचने के चांसेस लगभग न के बराबर ही हैं। पर हमारे मरने से पहले हमें तकरीबन 8 मिनट तक तो पता भी नहीं चलेगा कि हमारे सन के साथ चल क्या रहा है, या फिर हमारे सन के साथ किसी की टक्कर हुई है, क्योंकि ये वो वक्त है जो सन की रोशनी को हम तक पहुंचने के लिए लगता है। लेकिन इसके बाद हमें ये एहसास हो जाएगा कि सन के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। पर जब तक हम अपने बचाव के लिए कुछ करेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सन के खत्म होने के बाद रोशनी का सोर्स तो खत्म नहीं होगा, बल्कि सूरज का सारा मैटर ब्लैक होल के चारों तरफ अक्रीशन डिस्क के रूप में मौजूद होगा, जो कि सूरज से कई गुना ज्यादा चमकदार होगा। पर सूरज के निगले जाने के बाद हमारे सौर मंडल में एक बिल्कुल ही नया ग्रेविटेशनल संतुलन बन जाएगा, जिससे हमारे सोलर सिस्टम में जो कुछ भी बचा होगा उसकी स्थिरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हमारी धरती पर जानलेवा रेडिएशन की बरसात तो होगी ही, साथ ही टाइड्स लाने वाली भयानक ताकतें पूरे प्लैनेट्स को इधर उधर ढकेलेंगी, जिससे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामियां आएंगी। आखिरकार हमारी धरती तहस नहस हो जाएगी, या फिर अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम सौर मंडल से बाहर की तरफ फेंक दिए जाएंगे। पर अगर सच्चाई की बात करें, जो ब्लैक होल सूरज को खा सकता है वो हमें कैसे छोड़ सकता है? हम भी सूरज की ही तरह उसके अंदर समा जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।